स्वागत है साथियों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वन लाइनर को पढ़ेंगे, जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला रही है और हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के लगभग हर हिस्से को कवर किया है अपने वन लाइनर क्लासेस के माध्यम से। ये आपकी यूपीजीडीसी की परीक्षा के लिए, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न होंगे। तो इसमें आपको कुल 50 वन लाइनर प्रश्न, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन सभी का संकलन मिलेगा। तो एक बैठकी में ही इसे कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। और आप सभी के लिए सूचना है कि यूपीजीडीसी की स्पेशल बैच चल रही है, जिसमें ऑनलाइन बैच के माध्यम से, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी और लोक साहित्य, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कुछ भी है सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो आज 1 मई का स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो 35 से 40 घंटे की ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, लाइव के माध्यम से भी आप पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। तो संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। शुरुआत करते हैं आज की इस वन लाइनर क्लास का। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है ये, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट की गई है, नलिन विलोचन शर्मा जी की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आगे देखेंगे, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह ये महेश दत्त शुक्ल जी की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये हरिऔध जी की पुस्तक है, ध्यान देंगे। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये नई कविता से जुड़ा हुआ ये टर्म है, इसे ध्यान रखेंगे। विजय देव नारायण शाही ने एक लेख लिखा था, वही प्रतिष्ठित है, इसे ध्यान रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है? ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे उनकी लगभग ये 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी विवरण पाया जाता है। कवितावली में, बरवय रामायण में, गीतावली में, रामचरितमानस में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हें आप एक जगह नोट कर लें, क्योंकि इन चारों रचनाओं में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ध्यान रखेंगे, रूपाभ पत्रिका। रूपाभ पत्रिका के जो संपादक थे वो पंत जी थे, ध्यान रखना है। और हिंदी का पहला रिपोर्टाज, यानी हिंदी रिपोर्टाज को स्थान देने वाला पहली बार ये रूपाभ पत्रिका बनी। इसमें शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है, वो रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 में, यानी 1938 खत्म होने वाला था, और तभी शिवदान सिंह चौहान जी का लक्ष्मीपुरा इसमें प्रकाशित होता है। और वहीं से इस पत्रिका का नाम भी और इस रिपोर्टाज का नाम भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो जाता है। तो ये तथ्य ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, छायावादी कविता की प्रवृत्ति क्या है? तो ध्यान रखना है, छायावादी कविता की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण, रहस्यवादी दृष्टिकोण और रहस्यवादी भावना, ये सभी छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शन में दे करके पूछ लेता है, निम्न में से कौन सी छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? तो ये सारे तथ्य शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पर हैं, तो इन्हें ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश में किस बोली का विकास हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 में यह पुस्तक किसकी है? ध्यान रखेंगे, ग्रियर्सन की पुस्तक है। लोक साहित्य का अध्ययन जब हम जीडीसी की क्लास में कर रहे हैं, तो उन क्लासेस में ग्रियर्सन का नाम भी हमने देखा कि ग्रियर्सन ने लोक साहित्य के संरक्षण के लिए कितने प्रयास किए, कौन कौन से पुस्तक लिखी। तो ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के अलावा भी लोक साहित्य के संरक्षण में और उसकी समृद्धि में, संग्रह में ग्रियर्सन का बहुत बड़ा योगदान है। तो ध्यान रखेंगे, हमने वहां पे विलियम क्रुक और ग्रियर्सन का दोनों का जिक्र किया हुआ है। तो इन दोनों के नाम आपको जीडीसी परीक्षा की दृष्टि से तैयार रखना होगा। अगला पॉइंट है, गंगावतरण के रचनाकार कौन है? गंगावतरण के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, बिहारी सतसई इनकी अमर कृति है, ध्यान रखेंगे, जिसमें उन्होंने बिहारी जी के दोहों पर टीका लिखी हुई है। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है?
हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना है कासिम शाह हंस जवाहिर के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना है निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो उनकी पुस्तक है रामार्चन पद्धति। रामार्चन पद्धति में उन्होंने यानी रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया है। तो ऐसे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यूपी पीजीटी का भी जो एग्जाम है 10 मई को, उसके लिए भी ये सारे तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन वन लाइनर्स को आप लोग चुटकी में रिवाइज कर सकते हैं 5 से 7 मिनट घूमते टहलते समय देकर के। इन वीडियोस के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई? तो जब वृंदावन गई मीराबाई तो वहां पर उनकी मुलाकात जो है, उनकी भेंट जीव गोस्वामी से होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, इसे ध्यान रखना है, जीव गोस्वामी से वहां उनकी भेंट होती है। और मीराबाई के विषय में हमने अपनी पिछली क्लास में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने हल किया था, वहां हमने बात किया था कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो संपादित पुस्तक है उनकी, उसमें मीराबाई और रसखान इन दोनों को संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि कहा। यानी किसी भी संप्रदाय में मीराबाई और रसखान को नहीं रखा है। जैसे गौड़ी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश का जो कई तरह की जैसे सखी संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय में मीराबाई और रसखान का नाम नहीं आता है। संप्रदाय निरपेक्ष कवि माना है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में। देखते हैं अगला पॉइंट, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो हनुमान बाहुक। ध्यान रखेंगे हनुमान बाहुक को। अगला पॉइंट है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? तो ध्यान रखेंगे विनय पत्रिका। अब विनय पत्रिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक और तथ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास की विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? तो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु विनय पत्रिका लिखी और उसमें कुल 279, ध्यान रखेंगे 279 पद हैं इसमें। अगला पॉइंट है, तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे नाभादास जी ने कहा है अपने भक्तमाल में। तुलसी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसी को रूपकों का बादशाह बच्चन की पुस्तक में बच्चन जी ने कहा हुआ है, इसे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, रहीम के दरबार के कवि, रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो ध्यान रखना है अकबर के नवरत्नों में थे रहीम, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, अकबर के दरबार के कवि थे। कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये ध्यान रखना है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था। अधूरी पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया? तो ध्यान रखेंगे पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज, यानी जल्हड़ को हाथ में देकर के चंद्रवरदाई चले गए। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, और प्रथम महाकवि माने जाते हैं कौन? चंद्रवरदाई। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम हिंदी लेखिका कौन थी? तो ध्यान रखना है महादेवी वर्मा जी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद। किस नाटक में और किसने गाया है? कमेंट करके बताएंगे अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करें जरूर। अरुण यह मधुमेह देश हमारा किसने गाया है और किस नाटक में है ये? अगला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? यह कथन इतनी बार पूछा जा चुका है कि आप सभी तैयारी में इसको कई बार आपके सामने कई प्रश्नों के रूप में आ चुका होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि भक्ति आंदोलन कहीं का कोई बाह्य प्रभाव नहीं था, बल्कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। अगला कथन है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ता है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। वे कहते हैं कि भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति दोनों का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ता है। तो ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है जितने आप देख रहे हैं इसमें। निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किस विद्वान ने कहा है? तो ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत से थोड़े से अंतर रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सारे कथनों को आपको ध्यान रखना है। जैसे शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है, वैसे ही निबंध को स्वाधीन चिंता के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। हिंदी गद्य कवियों हिंदी गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, सॉरी, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। वे कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध की कसौटी क्या है? निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, तो ये कथन देखना है आपको। अगला पॉइंट है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और ऐसे सभी पूरे वन लाइनर्स का पूरा संकलन आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हिंदी साहित्य और अलग अलग जो परीक्षाओं में रचनाएं लगी होती हैं, उनका अगर आपको वन लाइनर रूप में अध्ययन करना हो तो यूपी हायर के लिए जो हमारा ये नोट्स है सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्रतिष्ठित सभी रचनाओं का वन लाइनर फॉर्म आपको मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी जीआईसी की परीक्षाओं के लिए 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पूरा संकलन आपको इसमें मिलेगा, ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध से है ये, और कौन सा निबंध है? क्रोध। क्रोध निबंध की ये पंक्ति है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। आचार्य शुक्ल ने कवि केशव दास को क्या कहा है? ये बहुत विवादित है, हालांकि कई बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ये माना गया है। तो ये चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो अलंकारिक कवि के रूप में शुक्ल जी मानते हैं, लेकिन कठिन काव्य का प्रेत कई जगह आपको दिख जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल में। तो इसे ये कथन बहुत विवादित है, लेकिन आयोग ऐसे मानता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना होगा आपको। नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय क्या है? तो ध्यान रखना है, स्थान, काल और कथानक, ये तीनों नाटक में संकलन त्रय के रूप में आते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन है। जयशंकर प्रसाद जी का निबंध संग्रह भी आप लोग नाटकों के अलावा, उनके उपन्यासों के अलावा निबंध अगर ध्यान रखेंगे तो काव्य कला और अन्य निबंध नाम से इनका एक निबंध संग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण, उसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए नाम को। अगला एक कथन है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे, कविता क्या है निबंध से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि कविता क्या करती है? मनुष्य जो स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे में बंधा रहता है, उससे ऊपर उठाती है मनुष्य को। चलिए, अगला पॉइंट है, कहानी के प्रमुख तत्व क्या है? अभी हमने ऊपर देखा नाटक के प्रमुख तत्व क्या है, नाटक में संकलन क्या है। अब देखेंगे कहानी के प्रमुख तत्व, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल या वातावरण कहते हैं इसको, और उद्देश्य। तो इतने तथ्यों को ध्यान रखेंगे, तो इनकी गिनती भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 5 प्रमुख तत्व होते हैं कहानी के। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन थे? तो ध्यान रखेंगे आप, दयानंद सरस्वती जी। इनकी रचना का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी में किन 3 कवियों को शामिल किया गया है? तो त्रिवेणी रचना आचार्य शुक्ल जी की है, सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे। इसमें जायसी, सूर और तुलसी, इन 3 कवियों को शामिल किया गया है। कबीर को वैसे भी शुक्ल जी बहुत पसंद नहीं करते, बहुत बुराई करते हैं, कई जगह देखें इनकी भाषा को लेकर के, इनकी अटपटी वाणी को लेकर के, इसलिए जायसी, सूर और तुलसी को ही त्रिवेणी नाम की अपनी इस पुस्तक में उन्होंने स्थान दिया, उन पे विवेचना की है, विश्लेषण बहुत अच्छा किया हुआ है। तो ये सारे तथ्य साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें तैयार कर लेंगे। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में आपको बेहतर ढंग से बहुत मदद करेगी ये सारे वन लाइनर। तो ऐसे ही वन लाइनर श्रृंखला चलती रहेगी, और यूपीजीडीसी की हमारी बैच का हिस्सा ये क्लासेस होती हैं। तो सारे साथी जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो भी, और जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो भी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी के लिए हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
1 मई यानी आज अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही न्यूनतम फीस के रूप में इसे रखा गया है। आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लगभग 30 से 35 घंटे की पूरी क्लास रहेगी और उसमें आपके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। तो जुड़े हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।